lecture on the Companies Act, and in this lecture we will just discuss about the concept of the auditors. We will discuss about the role of the auditors in the company, their appointment, their qualifications, their disqualifications. So we will discuss all about that. Like first let us start with the qualifications of an auditor. ऑडिटर कोई भी जो होता है कंपनी का, वो कंपनी के अकाउंट्स को एनुअली ऑडिट करता है, और ऑडिटर का क्वालिफिकेशन होता है, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसमें बताया है कि क्वालिफिकेशन एटलीस्ट अ पर्सन मस्ट बी अ चार्टेड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. कहते हैं पर्सन शेल ओनली बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही इज चार्टेड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949. उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, और किसी भी इंडिविजुअल को, पार्टनरशिप फर्म को या एलएलपी को आप ऑडिटर बना सकते हैं, बशर्ते जो अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिटर बना रहे हैं उसमें जो पार्टनर्स होना चाहिए वो चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए. सो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन. नाउ ऑडिटर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 139 describes the appointment of auditors. Let us just understand it properly. Appointment of auditors other than first. A company shall at its first annual general meeting appoint an individual or audit firm, always includes LLP, as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. पहली AGM से लेकर छठी AGM तक कंपनी जो होती है वो अपने ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकती है. 5 साल के पीरियड तक ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये कंपनी के ऑडिटर्स बने रह सकते हैं. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स. However, the first auditors of a company are to be appointed always by the board of directors within 30 days of the registration of a company. जब सबसे पहले ऑडिटर के कंपनी के चुने जाते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं. जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर बाई चांस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको नहीं चुन पाए हैं तो जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर उनको अपॉइंट कर लेते हैं, और ये फर्स्ट ऑडिटर्स 1 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं. ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम होने तक यही फर्स्ट ऑडिटर बने रहते हैं. देन आपको बताया ही है कि जो फर्स्ट ऑडिटर के अलावा जो ऑडिटर्स होते हैं उनको फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया जाता है, वो 6th एजीएम तक ऑडिटर बने रह सकते हैं. रेटिफिकेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग. कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन बाय मेंबर्स एट एवरी एजीएम. लाइक इनको रेटिफाई भी किया जा सकता है, अगर कंपनी चाहे तो अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है, ठीक भी कर सकती है. कंप्लायंस बिफोर अपॉइंटमेंट बाय कंपनी और ऑडिटर. ऑडिटर बनने से पहले ये जरूरी है कि जो ऑडिटर हैं वो रिटन में अपनी कंसेंट दें, सर्टिफिकेट दें कि वो एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं ऑडिटर बनने के लिए, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट है उसको स्वीकार करना चाह रहे हैं, या उनके पास उतनी ही लिमिट तक ऑडिट्स हैं जितनी की प्रिस्क्राइब की गई है एक्ट में. जिन भी कंपनीज के वो फिलहाल ऑडिट कर रहे हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट उन्होंने प्रॉपरली रिटन में दे दी है और वो बिल्कुल ट्रू है और करेक्ट है. कंप्लायंस आफ्टर अपॉइंटमेंट बाय कंपनी. जब कंपनी किसी को ऑडिटर चुन लेती है तो वो आरओसी को एक नोटिस देकर इन्फॉर्म करती है विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग ऑफ विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड. जिस मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी जो है वो आरओसी को इन्फॉर्म करती है कि हमने इस इंसान को अपनी कंपनी का ऑडिटर चुन लिया है. इसके लिए फॉर्म नंबर होता है ADT1. पहले क्या होता था, पहले जो पुराने जो प्रोविजंस थे कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उसमें ऑडिटर को इन्फॉर्म करना पड़ता था आरओसी को, लेकिन अब कंपनी इन्फॉर्म करती है आरओसी को, तो ऑडिटर्स की थोड़ी बर्डन कम हो गया है. मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज. जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं या जिन भी कंपनीज को कंट्रोलर जनरल ने बताया है उन कंपनीज में जो इंडिविजुअल है वो 5 साल से ज़्यादा तक किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बना रह सकता है. इसी तरीके से जो फर्म होती है वो 2 टर्म्स ले सकती हैं, 5 कंजिक्यूटिव, 5 साल की 2 टर्म्स ले सकती हैं, उसके अलावा वो उनको रोटेट फिर होना ही पड़ेगा. जो भी कंपनी है इस एक्ट के आने से पहले भी जो कंपनी हुई है, 2013 से पहले की भी जो कंपनी हुई है, उन सबको ये प्रोविजंस मानने पड़ेंगे विद इन 3 years फ्रॉम 1 April 2014. सो दिस इज अबाउट द ऑडिटर्स. नाउ व्हाट आर द चेंजेस इन द रोल ऑफ द ऑडिटर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. The ministry has taken a big step by notifying 183 major sections of Companies Act 2013 with effect from 1 April 2014, out of which the provisions relating to audit and auditors is of utmost importance for all chartered professionals. अब जो ऑडिटर्स के प्रोविजन हैं वो सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 में बताए गए हैं. अर्लियर इनको सेक्शन 224 से लेकर 233 में बताया गया था. बड़े बड़े चेंजेस क्या हुए हैं.
जो ऑडिटर्स का टर्म था उसको 5 साल बढ़ा दिया गया है, पहले ये केवल 1 ही साल था। अब ऑडिटर्स को हर 5 साल में मैंडेटरीली रोटेट होना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑडिट्स जो होते हैं उनको 20 तक रिड्यूस कर दिया गया है। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी ऑडिटर बन सकती है। फर्म या एलएलपी कैन पार्टनर विद नॉन चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड स्टिल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है रिटायरिंग ऑडिटर का। इसके अलावा सेक्शन 144 में बताया गया है, कुछ सर्विसेज डिफाइन की गई हैं, कुछ कंप्लायंसेस हुए हैं अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन वगैरह को लेकर। पहले जो अगर कोई रिलेटिव कोई होता था ऑडिटर का, तो उसके लिए ये था कि अगर वो कहीं पर भी उसने कुछ रिलेटिव है और उसका कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए लिमिट 1,000 थी, अब 1 लाख कर दी गई है। इसके अलावा कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस थी, उसमें लिमिट्स 5 लाख कर दी हैं, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बिजनेस रिलेशनशिप को भी ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है, और बताया गया है कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में जो ऑडिटर्स होते हैं उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है अपने मेंबर्स को, कंपनी के सब लोगों को, और जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर सारी की सारी वो लाइक जितने भी उसने स्टडी किया है सब चीज़ें बताएगा। बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और जो भी स्टेटमेंट्स उसे कहा जाता है उन सब के ऊपर रिपोर्ट बना के ऑडिटर को देनी पड़ती हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है ऑडिटर की? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये लोग ऑडिटर नहीं हो सकते। कोई बॉडी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय उसी कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकता है। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कोई बंदा पार्टनर है उसी कंपनी में या उसके एम्प्लॉयमेंट में है, या अगर कोई बंदा या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर किसी कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी होल्ड किए हुए है, अगर उस रिलेटिव ने 1 लाख रुपए से नीचे तक की सिक्योरिटी होल्ड की है तो कोई बात नहीं, अगर 1 लाख से ऊपर तक की सिक्योरिटी है तो वो आदमी उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता है। या अगर उसने उस कंपनी को 5 लाख रुपए से ज्यादा का उधार दे रखा हो तो वो आदमी भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। या उस आदमी ने कंपनी के बिहाफ पर हैज गिवन अ गारंटी, या कोई गारंटी दी हो कंपनी को किसी और के बिहाफ पर, और वो गारंटी की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, तो अगर कोई भी कनेक्शन है किसी आदमी का अदरवाइज कंपनी के साथ, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी एन ऑडिटर। पॉइंट ई ये कहता है कि अगर उस इंसान के कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो कंपनी के साथ तो वो ऑडिटर नहीं हो सकता। अगर जो बंदा ऑडिटर बनना चाह रहा है उसका कोई रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर हो तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। या पर्सन कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और अभी ऑलरेडी वो 20 से ज्यादा कंपनियों में ऑडिट कर रहा हो तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। या फिर कोई बंदा जिसने कोई पहले फ्रॉड किया है और फ्रॉड किए हुए भी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं तो वो बंदा भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। या फिर कोई और बंदा जो सेक्शन 144 में कोई स्पेशल सर्विसेज वगैरह देखता हो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगर कोई बंदा बाई चांस इन डिस्क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी कंपनी में ऑडिटर बन जाता है तो उसको तुरंत ही अपनी जो सीट है वो वेकेट करनी पड़ती है, एंड सच वेकेशन शेल बी डीम टू एज अ कैजुअल वैकेंसी, और इस वैकेंसी को कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। सो दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। राइट्स एंड पावर्स ऑफ एन ऑडिटर: ही हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, राइट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशंस, राइट टू गेट नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द मीटिंग। अगर उसने कोई अपनी पर्सनल पॉकेट से लेजिटिमेट एक्सपेंस किए वो भी वो क्लियर कर सकता है। राइट टू विजिट द ब्रांचेस, राइट टू टेक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, अपनी रिम्यूनरेशन मांग सकता है, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है, या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट कोई अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं तो उनको करेक्ट करने का भी वो हक रखता है। ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटीज ऑडिटर की कई सारे एक्ट में बताई गई हैं, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर ड्यूटीज बताई गई हैं। टू मेक स्पेशल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस इन कनेक्शन विद द फॉलोइंग मैटर्स: वो ये देख सकता है कि जो कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं उसके लिए जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है अपने पास, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स, वेदर ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, क्या सारी ट्रांजेक्शन्स कंपनी के फेवर में हुई हैं। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी नहीं है और कंपनी ने अपनी कोई एसेट्स बेची हैं तो प्रॉपर पैसों में बेची हैं, कहीं कम पैसों में तो नहीं बेच दी, कम प्राइस पर तो नहीं बेच दी। क्या कंपनी ने जो लोन और एडवांसेस दिए हैं उनको डिपॉजिट्स की तरह शो किया है। क्या कंपनी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज करती है। whether it is stated in the books and papers of the company that any shares have been allotted for cash, अगर कंपनी ने कुछ दिखाया है अपने बुक्स और पेपर्स में कि हमने शेयर्स अलॉट किए थे और कैश के बदले लिए थे, तो उस कैश को कहाँ दिखाया है। अगर कैश नहीं लिया था तो उसके अलावा क्या लिया था, क्या ये प्रॉपरली बताया गया है अकाउंट बुक्स वगैरह में। वही एक ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मेंबर्स को पूरे अच्छे से सारे बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट की रिपोर्ट प्रॉपरली बनाकर देता है। उसकी ये भी ड्यूटी है कि अगर वो कुछ नेगेटिव बोल रहा है कंपनी के बारे में तो उसके बारे में रीजंस भी बताएगा। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कोई ऑर्डर दिया था कुछ लाइक इन्वेस्टिगेट करने का, वो भी प्रॉपर बताएगा। ऑडिट रिपोर्ट साइन करना,
और इसके अलावा प्रोस्पेक्टस के ऊपर रिपोर्ट देना, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई करना, ये बताना कि जो द नंबर ऑफ शेयर्स विच हैव बीन अलॉटेड बाय द कंपनी वेदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंपनी ने कितने शेयर्स दिए कैश में, कितने कैश के अलावा दिए, कंपनी ने सबके लिए रिसिप्ट्स ली या नहीं ली, क्या कंपनी के डायरेक्टर सारे सॉल्वेंट हैं या नहीं है, कंपनी की प्रॉपर रिपोर्ट देना P&L स्टेटमेंट पर, बैलेंस शीट पर, या फिर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कंपनी के ऊपर चल रही है तो इन्वेस्टिगेटर को पूरा पूरा हेल्प करना, या फिर अगर कोई वकील है जो कि कंपनी में इंक्वायरी कर रहा है तो उसको भी अच्छे से हेल्प करना। दीज आर द ड्यूटीज। इसके अलावा और भी ड्यूटीज हो सकती हैं। ड्यूटी टू इन्फॉर्म द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स अबाउट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ। इसके अलावा अपने आप को ICAI के साथ एनरोल करना। इसके अलावा कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस उसको अच्छे से आने चाहिए। उसको ट्रू एंड स्टेट अफेयर्स ही देने चाहिए कंपनी के। अगर उसके पास कोई कैश है कंपनी का तो प्रॉपरली बिना नेग्लिजेंसी के उसके साथ काम करे और वेरीफाई करे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स को वेरीफाई करना, अपनी काम को पूरी केयर और स्किल के साथ करना, स्टॉक को वेरीफाई करना, इन्वेंट्रीज को, लेजर अकाउंट्स को वेरीफाई करना, और पर्सनली हर सिक्योरिटी को इंस्पेक्ट करना और प्रॉपरली देखना कि सब कुछ कंपनी में ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। लाइबिलिटीज भी होती हैं ऑडिटर की। सिविल लाइबिलिटी, अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाती है ऑडिटर से रिपोर्ट्स देने में या कुछ भी, तो जो भी कंपनी को इसके लिए या मेंबर्स को डैमेज फेस करना पड़ा है वो डैमेज ऑडिटर ही भरेगा। इसके अलावा उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी होती हैं अंडर इंडियन पैनल कोड, अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर LIC, अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट, अंडर चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट। उसकी थर्ड पार्टीज के प्रति भी लाइबिलिटी बनती है और लाइबल के लिए भी लाइबिलिटी बनती है। ही इज क्रिमिनली लाइबल फॉर द फॉलोइंग एक्ट्स। अगर उसने कोई फॉल्स प्रोस्पेक्टस पर साइन कर दिए कि हाँ जी ठीक है, तो 50,000 रुपए का फाइन और 2 साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। अगर उसने कोई जानबूझकर किसी बंदे को इन्फ्लुएंस किया है कि आओ इस कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लो, तो उसको 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए का फाइन दोनों हो सकते हैं। या उसको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए स्पेशली कहा गया था शेयर होल्डर्स के लिए, उसने वो गलत रिपोर्ट बनाई तो 10,000 रुपए तक का फाइन उसके ऊपर हो सकता है। अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय किया, म्यूटिलेट किया, ऑल्टर किया या कुछ और गलत काम किया है तो 7 साल की जेल उसको हो सकती है। या उसने कोई जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दिया है जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा था, कोई फाल्स रिटर्न दे दी, बैलेंस शीट गलत दे दी, फाल्स सर्टिफिकेट दे दिया, तो इस केस में भी उसको ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और उसको प्रॉपरली इसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पनिशमेंट हो सकता है। या उसने कोई फाल्स स्टेटमेंट्स दिए हैं बैलेंस शीट में या किसी और डॉक्यूमेंट में, या डिस्ट्रॉय कर देना किसी वाउचर को, ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years। फाइन भी लगाया जाएगा और 2 साल की जेल भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल